नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। जो राष्ट्रवादी सोच का है वो हमारा है, जो विध्वंसक सोच का है उसकी मारीच और सुबाहु की तरह दुर्गति सुनिश्चित है। यह बात आज योगी आदित्यनाथ ने कही। राम मंदिर दान चोरी केस की आड़ में छिपकर सियासी रोटियां सेकने वाले अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को आज योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह एक्सपोज किया। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि अब बाबर का राज नहीं है, अब राम राज ही चलेगा। योगी बोले कि अखिलेश यादव राम भक्तों को धोखा दे रहे हैं, राम मंदिर दान चोरी मामले को हथियार बनाकर लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए यह भी कहा कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर हो चुकी है। योगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सोच को बाबरी सोच और विध्वंसक सोच बता रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो जन आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से एक्शन होगा। और योगी के इस एक्शन का असर दिखने भी लगा है। राम मंदिर दान चोरी केस में अब बड़ी मछलियों पर गाज गिरना तय है। अगला नंबर किसका है, आप देखिए। योगी ने क्यों कहा समाजवादी पार्टी वालों, कांग्रेस वालों, बेशर्मी के साथ डूब मरो? योगी ने क्यों कहा अखिलेश राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं? योगी क्यों बोले अखिलेश राम मंदिर दान चोरी के पीछे छिपकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? योगी ने क्यों कहा समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी की सोच है, विध्वंसक सोच है? राम मंदिर दान चोरी केस में सियासी मुनाफा ढूंढ रहे विरोधियों को योगी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है। योगी ने ठान लिया है कि न राम मंदिर का एक भी गुनहगार बचेगा, ना ही समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार और हिडन एजेंडा ही कामयाब हो पाएगा। अखिलेश 23 दिन से लगातार बार बार राम मंदिर दान चोरी केस को योगी के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी मछली को छोड़ दिया, छोटी मछली को पकड़ लिया। अखिलेश ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या सच में ऐसा ही है या फिर कहानी कुछ और ही है जो अखिलेश जानबूझकर बता नहीं रहे हैं, सिर्फ योगी को बदनाम करने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं? छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। अखिलेश राम मंदिर दान चोरी केस को 2027 के लिए अपने सियासी विजन के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अखिलेश की राह में योगी हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से फैलाए जा रहे हर एजेंडे को पंक्चर करते जा रहे हैं। हर चोर को, हर माफिया को, हर उपद्रवी को साफ साफ मैसेज देते जा रहे हैं कि योगी राज में कोई नहीं बचेगा। हर चोर का इलाज होगा, प्रॉपर इलाज होगा। ना छोटे से छोटा चोर बचेगा, ना बड़े से बड़ा चोर ही बच पाएगा। और सियासी रोटी सेंकने वाले अखिलेश को भी करारा जवाब मिलेगा। नहीं तो इस साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो कहीं भी जहां इनको मौका मिला था, इन्होंने अराजकता के सिवाय, उपद्रव के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज धोखे में रख करके फिर ये लोग राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं। वर्तमान के वक्तव्यों को देख करके तो लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ सद्बुद्धि आई है क्या, या धोखे? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये दे रहे हैं, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो अयोध्या को चमकाएंगे। अरे अयोध्या को तो डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चमका चुकी है। वहां आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सद्बुद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अंततः अयोध्या को स्वीकारा है और ये हमारी वैचारिक विजय है। राम मंदिर दान चोरी केस में अब सबसे बड़े एक्शन की तैयारी। जून खत्म, जुलाई चंपत 11 पर बहुत भारी। टोटल 11 किरदार, 8 चोर पकड़े जा चुके हैं। 8 को आज 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने अभी इनकी रिमांड नहीं मांगी है, लेकिन अब बारी है 3 बड़े नामों की। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 72 घंटे के भीतर अयोध्या छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है और यह अल्टीमेटम फैजाबाद बार एसोसिएशन ने दिया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर में दान चोरी के आरोपियों की पैरवी करने से मना कर दिया है। वार्न किया है कि जो भी वकील आरोपियों की पैरवी करेगा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, लाइसेंस भी रद्द होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या बार एसोसिएशन की तरफ से उन पर कोई फैसला लिया गया? बार एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि दे आर नॉट गिल्टी, गिल्टी पर्सन इज, ये पकड़ से बाहर हैं और इन पर एफआईआर होनी चाहिए। जो लोग पहले से दोषी हैं, जिनके ये लोग नुमाइंदे केवल दाखिल किए गए हैं, जो जेलों में पहुंच गए हैं, बड़े लोग सब बाहर हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम लिया गया, चंपक राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा। लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जांच होनी चाहिए, फ्रॉम इनिशियल स्टेज। उसके जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से शुरू होता है, ये वहां से जांच होनी चाहिए, तब सारी चीजें क्लियर होगी। यानी इतना तो तय है कि इस बार कोई बच नहीं पाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। बड़ी से बड़ी मछली को भी बख्शा नहीं जाएगा और 8 आरोपियों के अलावा बाकी बचे छोटे से छोटे प्यादों को भी धर दबोचा जाएगा। पुलिस की रेडार पर सिर्फ चंपत राय 11 नहीं है, कम से कम 70 से 80 लोग जांच के दायरे में हैं। सबको नोटिस भेज दिया गया है। चंपत राय का बयान दर्ज हो चुका है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। राम मंदिर दान चोरी का मामला जितना दिख रहा है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अब मामला सिर्फ दान चोरी का नहीं रह गया है। मामला दान चोरी की रकम से अकूत संपत्ति का साम्राज्य खड़ा करने तक पहुंच गया है। बड़े बड़े नामों के एक्सपोज होने का अंदेशा है। यानी अब गिरफ्तार आरोपी, ट्रस्ट और इस मामले से जुड़े लोगों के बैंक खाते और लॉकर्स भी खोले जाएंगे। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक सहित करीब 6 बैंकों को नोटिस भेज दिया गया है। 15,000 की सैलरी कमाने वाले आरोपी अनुकल्प मिश्रा के पास 65 लाख का घर कहां से आया? नया फार्म हाउस, नई स्कॉर्पियो की बुकिंग। क्या अनुकल्प मिश्रा ने यह सब चढ़ावा चोरी वाली रकम से खरीदा? 20,000 रुपए महीने की कमाई करने वाले लवकुश मिश्रा ने करोड़ों की संपत्ति कैसे खड़ी की? 1000 स्क्वायर फुट जमीन पर 3 मंजिला आलीशान मकान कैसे खड़ा कर लिया? क्या लवकुश मिश्रा ने भी चंदा चोरी की रकम से ही अकूत संपत्ति खड़ी की? वो चेहरे जिनके माथे पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का कलंक लगा है और जिनकी कमाई ढेला भर है, उनके घर से खजाना कैसे मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों ने अपने फोन से व्हाट्सएप चैट्स क्यों डिलीट कर दी? उन चैट्स में ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी का ऑर्डर क्लियर है। इस पूरे मामले की तह तक जाओ, जो कोई भी जहां कहीं भी छिपाओ, सबको घसीटकर जेल पहुंचाओ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण त्रेता युग के याद को फिर से स्मरण करा देता है। जो अपमानित करती है अपनी विरासत को, वह दुर्गति को प्राप्त की करती है, और 17 के पहले वही दुर्गति थी। बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है।
ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा, और जो विध्वंसक सोच का होगा मारीच और सुबाहु की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और उसी के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। और अब इस पूरे केस में नए नए खुलासे होने लगे हैं। एक खुलासा 5 जून के इस सीसीटीवी फुटेज से हुआ है, जिसमें पुलिस वालों के साथ दिख रहा शख्स राम मंदिर चोरी केस के आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला है। 24 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज 5 जून 2026 की रात 8:13 का है। फुटेज में पुलिसकर्मी और बैंक कर्मचारी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लेकर सफेद रंग की कार की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अविनाश के हाथ में एक काला बैग भी नजर आता है। सूत्रों का दावा है कि इसी बैग में बरामद नकदी रखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मंदिर से चढ़ावे में कथित चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अविनाश शुक्ला के पास से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पुलिस आरोपी को पकड़कर सफेद गाड़ी में बैठा रही है, जबकि उसके हाथ में काला बैग मौजूद है। जिस रफ्तार से तफ्तीश आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि मामला सिर्फ कुछ लाख रुपयों का नहीं, करोड़ों का है। आरोपियों के घर छापेमारी में पुलिस को कैश, गहने, रजिस्ट्री एग्रीमेंट, बैंक की पासबुक, ज्वेलरी के बिल बड़े मात्रा में बरामद हुए हैं। कई आरोपियों की नई संपत्तियों का भी पता चला है। आरोप केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आरोपियों ने कई संपत्तियां अपने परिवार के लोगों के नाम से ही ली हुई हैं। एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा के नाम पर 65 लाख रुपए का मकान, पैतृक गांव में नया फार्म हाउस, 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की मोटरसाइकिल और महिंद्रा स्कॉर्पियो की बुकिंग जैसी जानकारियों ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींच लिया है। अनुकल्प मिश्रा ने गिरफ्तारी से कुछ समय पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अनुकल्प ने इसी साल अप्रैल में अपने गांव में 7 दिनों तक चलने वाला एक भव्य धार्मिक आयोजन भी किया था, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को यह भी बताया है कि पिछले कुछ सालों में अनुकल्प मिश्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ था। सेम टू सेम यही पैटर्न लवकुश मिश्रा के केस में भी दिखा है। आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम से खरीदी गई करीब 1000 वर्ग फीट जमीन और उस पर बन रहे 3 मंजिला आलीशान मकान का खुलासा हुआ है। ये उसी 3 मंजिला मकान की तस्वीरें हैं। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम अक्टूबर 2025 में अयोध्या के शहादतगंज इलाके में जयपुरिया स्कूल के पीछे करीब 1000 वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जमीन की रजिस्ट्री अक्टूबर 2025 में हुई थी। इन 3 मंजिला मकान पर लवकुश मिश्रा करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था। एक फ्लोर की फिनिशिंग पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में 3 मंजिला मकान पर करीब 80 से 90 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। जमीन की कीमत जोड़ने पर कुल निवेश करीब 1.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इतनी कम सैलरी वाले लड़कों ने किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया था, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लवकुश मिश्रा जो कि अनुकल्प का रिश्तेदार है। लवकुश मिश्रा ने 2025 अक्टूबर में शहादतगंज इलाका है अयोध्या का, वहां पर 1000 स्क्वायर फीट की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम खरीदी थी। शहादतगंज के अंदर ये मकान आप देख रहे हैं, ये नया मकान बन रहा है। 1000 स्क्वायर फुट ये जगह है। 2 मंजिला मकान लगभग बनकर तैयार करा दिया गया था। इसकी फिनिशिंग का काम चलना था और ऊपर भी आप देखेंगे तो सरिये निकले हुए हैं। सबसे ऊपर एक और फ्लोर बनाने की तैयारी हो रही थी। 1000 स्क्वायर फीट लवकुश जो है उसकी 16-17 हजार रुपए सैलरी थी, जो कि आउटसोर्स के तौर पर काम करता था नोट गिनने में। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना पैसा लवकुश के पास कहां से आ गया। ये मकान जमीन जिसने खरीदी होगी जैसे लवकुश मिश्रा ने, तो कितने की खरीदी होगी? 20-22 लाख के आसपास रही होगी। 20-22 लाख। जी जी। और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर कब से चल रहा है? 3 महीने लगभग चल रहा है। हाँ, लगातार चल रहा था। कल भी काम चल रहा था। कल भी काम चल रहा है। जी जी। तो
अब फिलहाल काम बंद है या अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है? अभी आज तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। जी। तो लव कुश मिश्रा आता था यहाँ पर जब से गिरफ्तारी हुई तब से नहीं आए, उसके पहले कंटिन्यू डेली आते थे। कंटिन्यू। मामले की गहराई से जांच कर रही यूपी पुलिस अब इस मामले में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत की भी जांच कर रही है। राम मंदिर दान चोरी केस में बैंक के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप भी जांच के दायरे में हैं। ये दोनों बैंक के पेरोल पर थे। इनके अंडर में 6 आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे। सुभाष और टिन्नू को छोड़कर जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी स्टाफ ही हैं। यानी लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडे, इन सारे 6 आरोपियों का काम था दान की काउंटिंग करना और उसे सुरक्षित एसबीआई बैंक तक पहुंचाना। जांच एजेंसियों को शक है कि मंदिर के दान पात्रों से पैसे गायब करने और पैसों के लेन देन के खेल में बैंक के अंदरूनी कर्मचारियों की भी भूमिका हो सकती है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 3 महीने पहले ही मंदिर ट्रस्ट से उन कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा था जो दान के पैसों की गिनती के काम पर लगे हुए थे। बैंक को पहले ही कुछ गड़बड़ियों का अंदेशा होने लगा था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने उन कर्मचारियों को वहां से हटाने की मांग की थी। एसआईटी की शुरुआती जांच में मंदिर प्रशासन और पैसे गिनने की व्यवस्था में बेहद गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। साल 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच हुई एक बैठक में नियम तय हुए थे कि पैसे गिनने वाले स्टाफ के कपड़ों में कोई जेब नहीं होगी। उनके आने जाने पर सुरक्षा गार्ड द्वारा चेकिंग की जाएगी, लेकिन असल में इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। सबसे गंभीर बात यह है कि जहां पैसे गिने जाते थे वहां की सीसीटीवी फुटेज को नियम के मुताबिक 180 दिनों तक सुरक्षित रखना था, लेकिन उसे केवल 45 दिनों में ही डिलीट या हटा दिया जाता था। आज जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, रामलला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। आज सादे कपड़ों में चौकी के, जो कि यहाँ की चौकी है, वहाँ के 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। न केवल ये एसबीआई बैंक जो कि प्रमुख है, क्योंकि गिनती करने के अंदर इस एसबीआई बैंक के कर्मचारी लगे होते हैं, इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए आज पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं। यानी पुलिस अब सारे डॉट्स कनेक्ट कर रही है। छोटी मछलियों के साथ साथ बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसती जा रही है। अभी 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। आने वाले दिन केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ट्रस्ट से जुड़े बड़े चेहरों पर भी गाज गिर सकती है। कंपन महसूस किए गए। और उधर दूसरे फ्रंट पर यूक्रेन और रूस के बीच भीषण लड़ाई जारी है। युद्ध का पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। आपने आखिरी बार ऐसा बम विस्फोट कब देखा? विस्फोट के बाद 3 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इजरायल ने एक धमाके से हिजबुल्लाह का टेरर हेडक्वार्टर उड़ा दिया।
इजरायल ने संडे और मंडे की दरमियानी रात साउथ लेबनान में ऐसा धमाका किया जिससे 3 देशों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। लेबनान और सीरिया में दहशत फैल गई। धमाका इतना बड़ा था कि इजरायल तक इसकी गूंज सुनाई दी। बम में बारूद इतना खतरनाक था कि एटमी ब्लास्ट जैसे लाल बादल उठने लगे। आईडीएफ ने यह बम धमाका साउथ लेबनान के मजदल जोन गांव में किया। आरोप है कि गांव में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। 200 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी सुरंग के अंदर से हिजबुल्लाह आतंक का नेटवर्क चला रहा था। पिछले हफ्ते इजरायल की ग्राउंड फोर्स पर यहीं से हमले हुए थे। सुरंग में 4 शाफ्ट बनी थी जहां से नॉर्थ इजरायल पर रॉकेट अटैक किए जा रहे थे। इन्हीं शाफ्ट का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के आतंकी बाहर आते और गुरिल्ला फोर्स की तरह इजरायली आर्मी पर हमले कर गायब हो जाते। इजरायल को जैसे ही सुरंग के अंदर हिजबुल्लाह के टेरर नेटवर्क का पता चला, उसने बड़े धमाके से उड़ा दिया। मजदल जोन गांव में हिजबुल्लाह की सुरंग किसी फैक्ट्री जैसी थी। यहां कामिकाजे और सर्विलांस ड्रोन असेंबल किए जाते थे। इजरायल पर हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने यहां हथियारों का जखीरा जमा किया था। हिजबुल्लाह इसे लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इजरायल ने एक धमाके में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टेरर फैक्ट्री का चैप्टर क्लोज कर दिया। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर दूसरा बड़ा हमला नबातिये और मैफदोन में किया। यहां इजरायल ने जो सिक्योरिटी जोन बनाया था, उसके पास हिजबुल्लाह के आतंकियों का हाइड आउट था। इजरायल ने टारगेट सेट कर हवाई हमले में उसे भी उड़ा दिया। अब साउथ लेबनान की एक और तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के आतंकवादी एक बड़ी कार में आते हैं। उस अड्डे पर पहले से करीब 10 आतंकवादी मौजूद थे। इजरायल की एगोज यूनिट की ड्रोन बटालियन कार को काफी पहले से ट्रैक कर रही थी। कार जैसे ही उस मकान के पास जाकर रुकी जिसे आतंकवादी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इजरायली सेना ने बम धमाका कर उस मकान को उड़ा दिया। उस मकान में छिपे हिजबुल्लाह के सभी आतंकी मारे गए। साउथ लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई का एक और वीडियो देखिए। सीज फायर लागू होने के बाद हिजबुल्लाह के आतंकियों को इत्मीनान हो जाता है कि अब उन पर हमला नहीं होगा। वो कारों में आतंक का सामान लेकर अपने अपने अड्डों में आने लगते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी एक एक हरकत पर इजरायल की नजर है। जैसे ही आतंकी अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, इजरायल सटीक धमाके से पूरी बिल्डिंग उड़ाकर वहीं पर उनकी कब्र खोद देता है। साउथ लेबनान में इजरायल अब एक एक आतंकी को चुन चुन कर मार रहा है। हिजबुल्लाह के इस आतंकवादी ने आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड के प्लाटून कमांडर की हत्या की थी। वो जान बचाने के लिए खुले मैदान में भागा। बख्तरबंद गाड़ी में तैनात इजरायली जवानों ने उसे वहीं भून दिया। इजरायल के इस एंटी टेरर एक्शन को ईरान एमओयू का उल्लंघन बता रहा है। ईरान का दावा है कि एमओयू में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका ऐसे हमले करने से इजरायल को रोकेगा। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो ईरान फिर बदला लेने के लिए इजरायल पर हमले करेगा। ईरान ने एक बार फिर डिमांड की है कि साउथ लेबनान से इजरायल की सेना को अमेरिका हर हाल में वापस कराए। इजरायल और ईरान दोनों एमओयू का अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। इजरायल के मुताबिक वो लेबनान पर हमले नहीं करेगा, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर जमकर बारूद बरसाएगा। अमेरिका नेतन्याहू के इसी एंगल पर फंस गया है। ट्रंप और जेडी वेंस के दबाव के बावजूद इजरायल पीली रेखा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीली रेखा वाले इलाके में इजरायल ने ईरान युद्ध के बाद ही कब्जा किया है। उनका कहना है जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह निशस्त्र नहीं हो जाता, इजरायल पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से आतंकी नेटवर्क के जरिए लेबनान को कई दशक से बंधक बना रखा है। Peace must be built on security. And security on our northern border can only be achieved by the disarmament of Hezbollah. This is a shared interest of both Israel and Lebanon. The ones who are violating Lebanon's sovereignty are Iran and Hezbollah. Peace is tied to freeing Lebanon from the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. साउथ लेबनान को इजरायल शांत नहीं होने दे रहा, तो हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका थोड़े थोड़े अंतराल पर बारूदी हमले कर रहे हैं। ईरान ने अब कतर के एक कॉमर्शियल शिप पर हमला किया है।
4 दिनों में यह तीसरा शिप है जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। अमेरिका ने आगाह किया है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज पर हमले बंद नहीं किए तो वो ईरान को नक्शे से मिटा देगा। 3 दिन में 26 से 28 के बीच हॉर्मुज से 48 जहाज गुजरे हैं। इनमें 23 तेल और गैस टैंकर, 7 बल्क करियर और 19 कंटेनर और मालवाहक जहाज हैं। यूक्रेन का रूसी रिफाइनरी पर फिर हमला। रूस में तेल और गैस की किल्लत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक देश इस वक्त तेल और गैस की किल्लत से जूझ रहा है। पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी हैं। इसकी वजह यूक्रेन के रूसी गैस रिफाइनरीज पर ताबड़तोड़ हमले हैं। ज़ेलेंस्की ने अब क्रास्नोदार तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। स्वार्म ड्रोन से रिफाइनरी पर हमले किए हैं। रिफाइनरी में भीषण आग लगी हुई है। क्रीमिया में इसी रिफाइनरी से गैसोलीन की सप्लाई होती है। क्रीमिया में लोगों को गैसोलीन नहीं मिल पा रही है। बीते 1 महीने में यूक्रेन ने रूस की तमाम बड़ी रिफाइनरी को निशाना बनाया। इनमें 28 जून को यूक्रेन ने रूस की स्लावियांस्क रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया। ड्रोन के ताबड़तोड़ प्रहार को रूस का एयर डिफेंस रोक नहीं पाया और रिफाइनरी में आग लग गई। इसका असर क्रीमिया में ईंधन सप्लाई पर पड़ा। यूक्रेन ने बीती रात यारोस्लाव तेल रिफाइनरी पर भी हमले किए। यह रिफाइनरी यूक्रेन के बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर स्थित है। 16 और 18 जून को मॉस्को तेल रिफाइनरी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। पुतिन के दफ्तर से महज 15 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने 200 ड्रोन दागे। तेल टैंकों में विस्फोट होने की वजह से रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। यही रिफाइनरी मॉस्को रीजन में 40% ईंधन की जरूरत को पूरा करती है। यूक्रेन ने जून में ही नोवोशाख्तंस्क तेल रिफाइनरी पर हमले किए। यह रिफाइनरी रूस के रोस्तोव रीजन में स्थित है। ड्रोन फटने के बाद फैक्ट्री में आग लग गई और काम अस्थायी रूप से ठप करना पड़ा। यूक्रेन ने काला सागर के पोर्ट सिटी में स्थित तुआप्से तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। रिफाइनरी में विस्फोट और आगजनी के बाद यहां से तेल का निर्यात बंद हो गया। पुतिन ने पहली बार माना है कि रूस में तेल और गैसोलीन की किल्लत हो गई है। सरकार ने इससे निपटने के लिए राशनिंग सिस्टम लागू कर दिया है। रूस के साइबेरिया में प्रति वाहन 50 लीटर ईंधन दिया जा रहा है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में प्रति वाहन 60 से 100 लीटर तेल देने की सीमा तय की गई है। क्रीमिया में तेल खरीदने के लिए QR कोड स्कैनिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। रूस में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग 16 वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। पुतिन ने दावा किया है कि तेल की कमी का फ्रंट लाइन पर कोई असर नहीं पड़ा है। रूसी सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन के कोंस्टेंटिनोका का 96% इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। रूसी सेना सुमी सिटी से 10.5 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। ओस्कोल को इनसर्कल करने के लिए रूसी सेनाओं को सिर्फ 2 किलोमीटर और आगे बढ़ना है। स्लोवियांस्क से रूसी सेनाएं 8 से 9 किलोमीटर दूर हैं। सेंटर ग्रुप जोन में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के 3 लेयर के डिफेंस को तोड़ दिया है। पुतिन का दावा है सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। यूक्रेन को तभी छोड़ेंगे जब वो डॉनबास रूस को सौंप देंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन क्षतिग्रस्त सभी सुविधाओं की मरम्मत काफी जल्दी करा दी गई है। कोई भी समस्या गंभीर नहीं है। सब कुछ भरोसेमंद ढंग से और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ चल रहा है। इन सभी आतंकवादी हमलों का फ्रंटलाइन मोर्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। यही मूल बात है। चाहे ये हमले हमारे बुनियादी ढांचे पर कहीं भी हों, इनका अग्रिम मोर्चे की लड़ाई पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रूस ने अब अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों को AI जनरेटेड FPV ड्रोन सौंपे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन को युद्ध क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।